तो चलिए बच्चों, हम आ गए हैं अपने मनी लेसन के पार्ट 2 के तरफ, यानी आखिरी पार्ट के तरफ। इसमें कुछ टॉपिक्स बचे थे जो डिस्कस करने हैं, जैसे फॉर्म्स ऑफ मनी है, सप्लाई ऑफ मनी है, मेजर्स ऑफ सप्लाई ऑफ मनी है, हु सप्लाइज मनी है। इतने टॉपिक को कवर करेंगे और ये लेसन आज फिनिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो चलिए बच्चों, हम आ गए हैं अपने मनी लेसन के दूसरे पार्ट के साथ। इसमें ये आपका मनी लेसन हम कंप्लीट करेंगे। जितने भी टॉपिक्स हैं उन्हें डिस्कस करके ये खत्म कर देंगे मनी लेसन। तो चलिए डिस्कस करते हैं। टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ मनी। अब फॉर्म्स ऑफ मनी में अगर आप देखें तो 4 फॉर्म्स हैं मनी के। एक फिएट, एक फिड्यूसरी, एक फुल बॉडीड और लास्ट है आपका क्रेडिट मनी। ये 4 फॉर्म्स हैं मनी के। अब इनको चलिए डिस्कस कर लेते हैं। फिएट मनी क्या होता है? फिएट मनी वो मनी होता है जो गवर्नमेंट के ऑर्डर से जनरेट होता है, यानी गवर्नमेंट के ऑर्डर से वो मनी क्रिएट होता है। यानी गवर्नमेंट ऑर्डर देगी तो वो मनी छपेगा, नहीं तो नहीं छपेगा। तो जितने भी कॉइन्स होते हैं या जितने भी नोट्स होते हैं सब फिएट मनी होते हैं, क्योंकि बिना गवर्नमेंट के ऑर्डर के वो मनी छप नहीं सकते, चाहे सिक्के हो चाहे नोट हो। इसीलिए देखिए यहां लिखा है, इट इज दैट मनी विच इज इशूड बाय द ऑर्डर और अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट। यानी मनी विच इज इशूड बाय द ऑर्डर और अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉल्ड फिएट मनी। एग्जाम्पल में ऑल नोट्स, ऑल कॉइन। नेक्स्ट है फिड्यूसरी मनी। फिड्यूसरी मनी वो मनी होता है जो एक दूसरे के ट्रस्ट से, भरोसे से डेवलप होता है, यानी क्रिएट होता है। जैसे आपने अगर मुझसे पैसे मांगे, मुझे आपके ऊपर भरोसा है कि आप पैसे लेके भागोगे नहीं, मुझे टाइम से आप वापस कर दोगे। तो मैंने आपको डायरेक्टली कैश तो नहीं दिया, लेकिन मैंने एक चेक काटा और आपको पकड़ा दिया, आपसे कहा कि जाइए आप मेरे अकाउंट से पैसे निकाल लीजिए। तो यहां जो मनी है वो चेक है। हमें भरोसा हुआ आप पे, तभी मैंने चेक काटा। हमें भरोसा होता है बहुत सारे कॉलेजेस पे। हम जब 12th पास आउट करते हैं तो बहुत सारे कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमें कभी कभी कैश में पैसे नहीं देने होते, हम ड्राफ्ट बनवाते हैं। ये ड्राफ्ट भी क्या हुआ? ये फिड्यूसरी मनी है। ये चेक क्या हुआ? ये फिड्यूसरी मनी है, क्योंकि ये तब जनरेट होता है जब हम किसी पर भरोसा करते हैं, चाहे किसी आदमी पर हो चाहे किसी इंस्टीट्यूट पर हो। तो इसे क्या कहेंगे? इट इज दैट मनी विच इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज ऑफ ट्रस्ट बिटवीन पेयर एंड द पे। जो पैसा दे रहा है और जो पैसा ले रहा है, दोनों के बीच अगर भरोसा है तब ये पैसा जनरेट होता है। जैसे चेक्स, ड्राफ्ट, ये आपके फिड्यूसरी मनी में आते हैं। फिर आता है फुल बॉडीड मनी। ये वो मनी होते हैं जिसकी कमोडिटी वैल्यू और मनी वैल्यू इक्वल होती है। देखिए मनी वैल्यू का क्या मतलब है कि जैसे अगर 5 रुपए का सिक्का है, ये कॉइन्स में ही होते हैं। 5 रुपए का सिक्का है तो ये 5 रुपए क्या हुआ? मनी वैल्यू। 10 रुपए का सिक्का है, 10 रुपए क्या हुआ? मनी वैल्यू। लेकिन उसमें जो मेटल यूज होता है, अगर 5 रुपए के सिक्के में 5 रुपए के बराबर का मेटल यूज हुआ है तो हम क्या कहेंगे? वो मेटल क्या है? कमोडिटी है, कमोडिटी वैल्यू। यानी अगर 5 रुपए के बराबर के मेटल, 5 रुपए के सिक्के में 5 रुपए के बराबर का मेटल यूज है तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे फुल बॉडीड मनी। यानी फुल बॉडीड मनी इज दैट मनी whose commodity value is equal to money value। कमोडिटी और मनी वैल्यू क्लियर हो गया आपको। इसके बाद क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी, इट इज दैट मनी whose commodity value is less। यानी ये वो मनी होते हैं जिसकी कमोडिटी वैल्यू कम होती है। यानी 5 रुपए के सिक्के में 3 रुपए के बराबर का मेटल यूज है, 4 रुपए के बराबर का मेटल यूज है, 2 रुपए के बराबर का मेटल यूज है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे क्रेडिट मनी।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी समझ लेते हैं क्या होता है। लिखा है सप्लाई ऑफ मनी इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है। स्टॉक फ्लो आपने पढ़ा होगा। स्टॉक यानी विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एक दिए गए समय पर जो भी क्वांटिटी किसी भी चीज की रहती है वो स्टॉक कहा जाता है। इट रिफर्स टू द टोटल स्टॉक ऑफ मनी held by the people of a country at a point of time। यानी एक दिए गए समय पर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर लोगों के पास, कंट्री के लोगों के पास कितना पैसा है वो आपका सप्लाई ऑफ मनी है। इसमें दो चीजें इंक्लूड नहीं की जाती हैं। स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, सरकार के पास कितना पैसा है वो नहीं काउंट होगा, और बैंक में कितना पैसा है वो नहीं काउंट होगा। यानी आप सिंपल मान लीजिए कि कैश इन हैंड ही काउंट होता है, बाकी कैश एट बैंक और गवर्नमेंट के पास टोटल कितना पैसा है ये दोनों चीजें सप्लाई ऑफ मनी में काउंट नहीं होती। इसका रीजन इन्होंने दिया है क्योंकि देखिए गवर्नमेंट और बैंकिंग सिस्टम ये दोनों सप्लायर होते हैं मनी के। ये मनी को सप्लाई करते हैं। आपका जो सेंट्रल बैंक होता है वो भी मनी सप्लाई करता है, वो प्रिंट करके मनी सप्लाई करता है और वो गवर्नमेंट को और कॉमर्शियल बैंक को देता है, और उसके बाद गवर्नमेंट भी मनी सप्लाई करता है, बैंक भी मनी सप्लाई करता है। तो देखिए मनी सप्लायर कभी भी स्टॉक नहीं हो सकता, ये हमेशा फ्लो होते हैं। मनी सप्लायर कभी भी स्टॉक नहीं होता, वो फ्लो होता है। देखिए इन्होंने रीजन दिया है क्या है। बिकॉज गवर्नमेंट एंड बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री आर सप्लायर ऑफ मनी। ये मनी के सप्लायर होते हैं एंड द स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द सप्लायर ऑफ मनी इज नेवर ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ सप्लाई ऑफ मनी इन द कंट्री। यानी जो भी सप्लायर होता है वो फ्लो में चला आता है, वो कभी स्टॉक नहीं होता। और आपने सबसे स्टार्टिंग में ही पढ़ा कि सप्लाई ऑफ मनी स्टॉक होता है, ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है, ये फ्लो कॉन्सेप्ट नहीं होता। और फ्लो का मतलब है कि कोई चीज लगातार सप्लाई होती रहे उसे ही फ्लो कहते हैं। तो आपका गवर्नमेंट और बैंकिंग सिस्टम ये दोनों फ्लो में आते हैं, स्टॉक में नहीं आते, इसलिए ये दोनों आपके सप्लाई ऑफ मनी में काउंट नहीं किए जाते। उसके बाद अब मनी को मीजर करने का तरीका, मनी किस तरह से मनी सप्लाई मीजर होता है। तो देखिए इसमें कई सारे मेथड है मीजर करने के, जिसमें से M1 मेथड जो है वो आपके सिलेबस में है। अब M1 मेथड में क्या क्या चीजें जुड़ती हैं कि आपका पूरा सप्लाई ऑफ मनी हो जाए। तो देखिए इसमें C जुड़ता है, DD जुड़ता है, OD जुड़ता है। C मतलब करेंसी, DD मतलब डिमांड डिपॉजिट, OD मतलब अदर डिपॉजिट। अब ये C क्या है, करेंसी। जैसे आप जानते हो कि आपके पास पैसे हैं तो आप क्या करते हो, कुछ पैसे अपने पास रख लेते हो और कुछ पैसे आप बैंक में जाकर जमा कर देते हो। तो जो पैसे अपने पास रखते हो यानी कैश इन हैंड, ये आपकी करेंसी होती है। जो पैसे आप बैंक में जाकर जमा कर देते हो वो आपका डिमांड डिपॉजिट है। डिमांड डिपॉजिट इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि आप जब चाहे, जब भी आपका मन हो कॉमर्शियल बैंक से जाकर आप चाहे चेक के थ्रू, आप चाहे ATM के थ्रू कभी भी पैसे निकाल सकते हो, इसीलिए इसको डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। यानी इफ अ कस्टमर वांट्स टू विड्रॉ हिज मनी फ्रॉम द बैंक, ही कैन विड्रॉ हिज मनी ऑन हिज डिमांड। वो डिमांड करेगा कि मुझे चेक काट के, चेक आप जब करते हो, चेक आप जब बनाते हो तो आप उनको देते हो, तो ये आप डिमांड ही करते हो कि मुझे इतने पैसे आप दीजिए, और अगला आपका चेक देखेगा और आपको पैसे दे देता है सिग्नेचर मिलाने के बाद। तो करेंसी क्लियर हो गई कि करेंसी का मतलब होता है जितने भी पैसे आपके पास हैं कैश इन हैंड, जितने भी पैसे आपने बैंक में डिपॉजिट किए हैं वो हो गया डिमांड डिपॉजिट। और अदर डिपॉजिट थोड़ा सा समझ लीजिए आप। अदर डिपॉजिट का मतलब होता है, देखिए अदर डिपॉजिट्स में जितने भी पैसे
आप कॉमर्शियल बैंक के सारे पैसे और गवर्नमेंट के पास जितने भी पैसे हैं, इन सभी पैसों को हटा दीजिए। अदर डिपॉजिट में आपके कॉमर्शियल बैंक में जो भी पैसे हैं और गवर्नमेंट के पास जितने पैसे हैं, इन दोनों पैसों को हटा दीजिए। बाकी और भी कई जगह आपके पैसे जमा होते हैं, जैसे नाबार्ड बैंक में बहुत लोग जमा करा देते हैं, नाबार्ड, IMF, वर्ल्ड बैंक में, इन सब में अगर आपके पैसे हैं तो ये सारे पैसे अदर डिपॉजिट्स में कैलकुलेट होंगे। यानी कि जितना भी पैसा आपके गवर्नमेंट के पास है या कॉमर्शियल बैंक में जितना भी पैसा आपने रखा है, एक नॉर्मल सी सिंपल लैंग्वेज में बता दूं कि जितना पैसा आपके पास है और जितना पैसा आपके बैंक में है, कॉमर्शियल बैंक में, उन सभी पैसों को हटा दो। उसके अलावा आपने और कहीं कुछ पैसे लगाए होंगे, नाबार्ड बैंक हो गया, IMF बैंक हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, अगर उनमें आपने लगाया होगा तो ये पैसे आपके अदर डिपॉजिट्स में काउंट होंगे। क्लियर हुई बात? तो अदर डिपॉजिट्स में द मनी एक्सेप्ट कॉमर्शियल बैंक एंड गवर्नमेंट आर इंक्लूडेड इन अदर डिपॉजिट्स। ये अदर डिपॉजिट्स में आ जाते हैं कि कई सारे उसमें आ सकते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसमें आ सकता है, वर्ल्ड बैंक में आ सकता है, नाबार्ड बैंक आ सकता है, यानी जितने भी डिपॉजिट हैं, डिपॉजिट्स इन नाबार्ड बैंक, ये हो गया आपका अदर डिपॉजिट्स में। डिपॉजिट्स अगर आप डिपॉजिट कर रहे हो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में, अगर आप डिपॉजिट कर रहे हो वर्ल्ड बैंक में, तो ये सारी चीजें आपके अदर डिपॉजिट्स में आ जाती हैं। तो ये सप्लाई ऑफ मनी है, सिर्फ एक ही है आपके सिलेबस में, M1, बाकी ये आपके सिलेबस में नहीं है। लास्ट टॉपिक है हमारा हु सप्लाइज मनी। मनी हमारी इकोनॉमी में कौन सप्लाई करता है? तो जैसे हमारे दिमाग में ये सवाल आता है, तीन चीजें हमारे दिमाग में आती हैं, गवर्नमेंट, कॉमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, ये तीनों सप्लाई करते हैं। लेकिन एक चीज और आता है कि सबसे पहले सप्लाई करने वाला कौन सा बैंक है या कौन है? तो आप जानते हो कि सप्लायर तो ये तीनों हैं। सेंट्रल बैंक भी सप्लायर है, RBI सेंट्रल बैंक भी सप्लायर है। कॉमर्शियल बैंक भी मनी देता है, किसको? हम लोगों को देता है लोन के फॉर्म में। सेंट्रल बैंक भी सप्लायर है। सेंट्रल बैंक क्या करता है? कॉमर्शियल बैंक को और गवर्नमेंट को देता है। और गवर्नमेंट भी सप्लायर है, गवर्नमेंट भी पैसे देती है। जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में काम करते हैं उन्हें गवर्नमेंट सप्लाई करती है, और गवर्नमेंट बहुत सारी जगह पर, यानी बहुत सारे कंस्ट्रक्शन वर्क कराती है, उसमें भी पैसे देती है। सप्लायर ये तीनों हैं। तो अगर आपसे कहा जाए कि हु सप्लाइज मनी, तो आप कहोगे कि देयर आर 3 बैंक, या सप्लायर ऑफ मनी इंक्लूड्स 3 थिंग्स, सेंट्रल बैंक, कॉमर्शियल बैंक और गवर्नमेंट। लेकिन सबसे प्रिंसिपल सप्लायर कौन होता है? क्योंकि आप जानते हो कि सेंट्रल बैंक हैज गॉट स्पेशल पावर ऑफ प्रिंटिंग ऑफ नोट्स, इसके पास स्पेशल पावर है। तो जब नोट ही प्रिंट नहीं होगा तो सप्लाई कैसा? तो सबसे प्रिंसिपल सप्लायर यानी सबसे पहला सप्लाई करने वाला सेंट्रल बैंक ही होता है, क्योंकि उसी के पास पावर है। he only has the power to print notes and then he supplies to the commercial bank and government। तब उसके बाद ये कॉमर्शियल बैंक और गवर्नमेंट को सप्लाई करती है, और कॉमर्शियल बैंक फिर आगे हम लोगों को डिफरेंट फॉर्म्स में डिफरेंट तरीके से उसे सप्लाई करती है। हमें लोन के फॉर्म में देती है पैसे, गवर्नमेंट हमें सैलरी के फॉर्म में और स्कॉलरशिप के फॉर्म में पैसे देती है। तो हु सप्लाइज मनी में 3 लोग सप्लाई कर सकते हैं मनी। उसमें से भी प्रिंसिपल यानी सबसे पहले कौन सप्लाई करता है? सेंट्रल बैंक, और उसके बाद कॉमर्शियल बैंक और गवर्नमेंट सप्लाई करती है। ठीक।